बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम बनाई है 9 सदस्यों की, जिनकी बैठक है और स्वास्थ्य सलाहकार समिति के साथ सीएम आज समीक्षा करने वाले हैं और वीकेंड कर्फ्यू लगाने का निर्णय हो सकता है। हालांकि अभी भी रात के वक्त में कर्फ्यू का ऐलान है, पहले से 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का, लेकिन अब उसमें और सख्ती बढ़ सकती है, जिसमें सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल भी बंद हो सकते हैं। और ऐसे में पहले से ही कई चीजों को बंद करने की कवायद हो चुकी है, लेकिन टीम 9 जो है उस पर एक बड़ा फैसला आज शाम 6 बजे होने वाली बैठक, यानी लगभग 1 घंटा 7 मिनट बाद जो बैठक शुरू होने वाली है उसमें लिया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जानकारी होगी। 6:30 बजे जानकारी मिल रही है कि यह बैठक होगी, जिसमें यह अहम फैसला लिया जाएगा। यूपी में पाबंदियां बढ़ने की जानकारी आ रही है। और आइए अब पंजाब का रुख कर लेते हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने ओपी सोनी ने पंजाब में रैलियों को बंद करने की मांग की है। कहा है कि मुख्यमंत्री से बैठक के बाद आगे का फैसला होगा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश जल्द से जल्द जारी किए जाएं। तो पंजाब के हाल आप देख लीजिए। पंजाब में जानकारियां ये मिल रही है कि खुद वहां के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि आप रैलियों में जो भीड़ जुट रही है उसको रोकने के लिए कवायद करें और रैलियों पर पाबंदी लगवाएं। और ऐसे में ये रैलियां बंद होनी चाहिए, तभी हम इस संक्रमण दर को रोक पाएंगे। ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ। और इधर कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए पंजाब में नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। पंजाब में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद हो रहे हैं। मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। होटल, पब 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। तो पंजाब में जो नई पाबंदियां हैं, सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। साथ ही जानकारी ये भी आ रही है कि पंजाब में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद है। होटल और साथ ही पब 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। इस बात की जानकारी सामने आई है। और बड़ी खबर आ रही है इस बीच पंजाब के पटियाला से, जहां एक मेडिकल कॉलेज के करीब 100 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री राजकुमार वेरका और अधिकारियों के साथ बैठक की और हॉस्टल खाली करवाने समेत दूसरे जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तो इस बीच पंजाब के चीफ मिनिस्टर चन्नी ने दिशा निर्देश दिए हैं और वो जानकारी तब दी गई है जब ये जानकारी सामने आई कि किस तरह से पटियाला के एक मेडिकल कॉलेज में 100 छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री राजकुमार वेरका और अधिकारियों के साथ बैठक की है। हॉस्टल खाली करवाने समेत दूसरे जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जो रिपोर्ट आ रही है कि बच्चे जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और वहाँ पे 1000 के करीब हमारे पास बच्चा है जिसको हम हॉस्टल खाली करा के शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसी ही रिपोर्ट आदेश यूनिवर्सिटी से भी प्राप्त हो रही है। वहाँ भी हर तरह के एहतियात लिया जा रहा है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और सभी हमने मेडिकल एक्सपर्ट को, डॉक्टर्स को, टीमों को वहां लगा दिया गया है और सभी के टेस्ट किए जा रहे हैं। पटियाला के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस को इसके लिए सख्त हिदायत जारी की गई है कि वो सिचुएशन के ऊपर ध्यान रखें। भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। जब माफियाओं पर बुलडोजर चलता है तो इनको पीड़ा होती है। जब बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती थी तो क्या कहते थे? गलती हो जाती है, यही बोलते थे ना। अब तो कार्रवाई होती है ना।
डंके की चोट पर मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। शाम के 5 बज चुके हैं। देवबंद में एटीएस सेंटर, विपक्ष में टेरर। जी हां, आज आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में एटीएस सेंटर का उद्घाटन किया और एटीएस सेंटर के उद्घाटन के बहाने पिछली सरकार और मौजूदा सरकार के फर्क को साफ तौर पर समझाने की कोशिश की। फर्क क्या? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों में यानी कि 2017 से पहले आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम होता था। फर्क साफ है, समझिएगा इसको। 2017 से पहले आतंकवादियों के केस वापस होते थे। 2017 के बाद आतंकी ठोकने के लिए एटीएस सेंटर बना दिया गया। फर्क साफ है, यह कहा योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फर्क साफ है। 2017 से पहले अयोध्या से भेदभाव होता था, 2017 के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। फर्क साफ है। 2017 से पहले लड़के हैं, गलती हो जाती है ये कहा जाता था। 2017 के बाद अब गलती नहीं होती ना, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। 2017 से पहले माफियाओं को शरण देने का काम होता था, 2017 के बाद अब माफियाओं पर बुलडोजर चलाने का काम होता है। 2017 से पहले यह कहा योगी आदित्यनाथ ने कि पहले आग लगाने का काम होता था, अब आग बुझाने का काम होता है। यही नहीं, सपने में भगवान श्री कृष्ण आए अखिलेश यादव के, यह बयान दिया था अखिलेश यादव ने कि रात शाम सपने में आए। ये अखिलेश यादव ने कहा था कि मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण आए। उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि भगवान ने सपने में आके कहा होगा कि जब सत्ता थी तो दंगे क्यों कराए थे। सुन लीजिए एक बार। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। जी हाँ, रात शाम सपने में आए, ये अखिलेश यादव ने कहा था। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान जब सपने में आए होंगे तो पूछा होगा भाई जब सत्ता थी तो दंगे क्यों कराए थे, मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों कराया था, जवाहर बाग कांड क्यों करवाया था। गिरगिट भी शर्मा जाइए का योगी आदित्यनाथ ने। मेरे साथ तारिक अहमद लारी साहब हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। स्वागत है आपका। सतीश प्रकाश बीएसपी का पक्ष रखेंगे, स्वागत है आपका। सलमान निजामी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और राजेश चौधरी जी हैं बीजेपी का पक्ष रखेंगे। शुभ्राष्टा भी मेरे साथ जुड़ेंगी। पहले तारिक अहमद लारी जी, एटीएस सेंटर देवबंद में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पहले आतंकियों के केस वापस होते थे, अब आतंकियों को ठोकने वाले कमांडोज के सेंटर बन रहे हैं। लारी जी। नहीं, आतंकियों को ठोकने वाले सेंटर वो चाहे जहां बना ले, लेकिन जब से योगी जी मोदी जी की सरकार आई है तब से तो 1500-1600 हर साल तो सैनिक शहीद हो जा रहे हैं। पुलवामा अटैक आप देख ही चुके हैं, इन लोग ने खुद ही मरवा दिया सैनिकों को अपने। उसमें कौन सी बात है? क्या ये तो खुद ही आतंकवादियों से मिलते हैं, खुद ही बात करते हैं। वेद प्रकाश वैदिक जो है वो जाते हैं हाफिज सईद से मिलते हैं। ये पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। एक मिनट रुकिए लारी साहब। नहीं, आपने बोला खुद मरवा दिया, आपने बोला खुद मरवा दिया पुलवामा में। दोगलापंथी वाली बात ना करिए। आपका नहीं कर देने से नहीं होगा। नहीं, आपके करने से भी नहीं होगा। बकवास मत करिए। आपने बोला पुलवामा में खुद मरवा दिया, आतंकवादी आपने बोला पुलवामा में खुद मरवा दिया, दूसरे आतंकवादी से मिल रहा है। आपने बोला पुलवामा में खुद मरवा दिया, लिखा हुआ। आप क्या कह देंगे? नहीं। अच्छा, पुलवामा में खुद मरवा दिया, नहीं हो गया। सेना मिली हुई थी, पुलवामा में खुद मरवा दिया। पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। अरे आप ही लोग तो मरवाए हैं। आप कह रहे पुलवामा में खुद मरवा दिया। सेटिंग करने गए थे वेद प्रकाश वैदिक, और क्या करने गए थे? आप ही का एक दूध बन के गए थे वहां पे, और ये पुलवामा वहां जाके सारी इंफॉर्मेशन दी, सब लेकर अब आके काम करवा दिया। पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है इसमें। पुलवामा में पाकिस्तान के साथ मिलकर ही तो किया है। मैं यही बात तो कह रहा हूं।
पाकिस्तान के साथ मिलकर किया आप सरकार ने। पाकिस्तान के साथ मिलकर, हमारी सरकार ने मिलकर सेना को मरवा दिया, आप ये कह रहे हैं? जब बिरयानी खा सकते हैं, जब बिन बुलाए बिरयानी खाने पहुंच सकते हैं, तो ये नहीं करवा सकते हैं वो? क्या बात कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन मुझे बोल रहे हैं कि पुलवामा में सेना को मरवा दिया पाकिस्तान के साथ मिलकर, आप ये बोल रहे हैं लारी साहब? आप होश में हैं? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? सेना के जवान, सेना की बस पर अटैक, पुलवामा हमला, 40 जवान शहीद, सेना को मरवा दिया, आप ये कह रहे हैं? वो आप ही लोगों ने किया, वो इन्हीं लोगों ने किया। पाकिस्तान से हाफिज सईद से जाकर बाकायदा मिलकर वेद प्रकाश वैदिक ने यही सेटिंग की, जो उसका आदेश हुआ वो सेटिंग की, पाकिस्तान से सेटिंग की, और ये काम हुआ है। जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं वो इन लोग की सेटिंग पे होते हैं। और रही देवबंद में एटीएस में बनाए, देवबंद क्या लखनऊ में बनाए, क्या नाम है, उत्तराखंड में बनाए, भी मिली हुई थी कहीं बनाए, पुलवामा क्या वाले फर्क मामले पड़ता में? है? सेना भी मिली हुई थी? नहीं, सेना नहीं मिली थी, सेना को सरकार मरवा दिया। मिली थी। किस लिए मरवा दिया सेना को? बीजेपी मिली थी। अच्छा, बीजेपी ने सेना को मरवा दिया, किस मिली लिए? थी इलेक्शन जीतने के लिए, और किस लिए? चुनाव जीतने के लिए। जब इलेक्शन आता है तो 500 आतंकवादी आ जाते हैं भाई। ये जो आप बोल रहे हैं इससे लग रहा है ये अब उसके बाद तुष्टीकरण हो जाएगा, आतंकवादी एक गायब हो वोट बैंक जाते खुश हो हैं। जाएगा, आपको ये लग रहा है? बिहार में बंगाल का चुनाव चल रहा था तो आपको 3000 आतंकवादी आए थे, एक भी आतंकवादी पकड़ नहीं पाए, वो सब गायब भी होगा आतंकवादी। आपको इन्हीं लोगों का आपको बयान लग रहा है था। ये आपको मोदी लग रहा है जी के, ये योगी जी के, इस स्तर की बकवास करने अपने से होम आपको वोट मिनिस्टर मिल के जाएगा? और जेपी नड्डा लहरी के साहब, इनके बयान थे। लारी जी, आपको लग रहा है कि ये ओछा फिर बयान देने करेंगे, से वो आपको वोट करेंगे, मिल फला जाएगा? करेंगे। आपको लग रहा है कहाँ गए वो पाकिस्तान को आतंकवादी? बचाने से, पाकिस्तान इनकी के इंटेलिजेंस आतंकवादियों को कहाँ गई? बचाने से 3000 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी, 3 आतंकवादी नहीं पकड़ पाए। तो मतलब लारी जी, पाकिस्तान को जो दोष उस देते हैं दौरान। इमरान को, आतंकवादियों को, उनको दोष ना दे, ये बीजेपी ने कराया है, अंदरूनी मामला है पुलवामा, ये पाकिस्तान नहीं, आतंकियों बिल्कुल को दोष दोष। दीजिए, वो इक्विवेलेंट, अरे इन्हीं के साथ मिलकर तो काम करते हैं ये लोग, ये इन्हीं के साथ मिलकर तो काम करते हैं। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर सारा काम किया था, बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इन लोगों ने किया था। और बेचारे हमारे जवान शहीद हो गए, आज तक उनको शहादत का दर्जा नहीं मिला है, उनको वो सुविधाएं नहीं मिली है, मुझे नहीं सिर्फ पता वादे मिले पैनल हैं। पर जितने आप भी लोग पता हैं, करिए, शायद ये 40 जवान के घर पे जाकर मैं पता लारी साहब करिए, आपको एक कोई चीज शहादत का कहूं, दर्जा लारी नहीं साहब मिला एक उन चीज लोगों है, को। और जो जितने भी लोग इस वक्त सुविधाएं पैनल में है ना, सुविधाएं तक नहीं मिली हैं। राजेश जी हो, चाहे सतीश प्रकाश हो, चाहे शुभ्राष्टा हो, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जो ओछा और बकवास बयान आज आपने दिया है, शायद पैनल पर कोई भी नहीं होगा जो आपसे इत्तेफाक रखेगा। अरे मेरी आपके जैसे ओछी सोच नहीं है। नहीं, मेरी आपकी जैसी ओछी सोच होगी, होती, कोई मेरी ओछी सोच जैसी नहीं है। आपकी सोच हो भी नहीं बयान सकती की सर, है। आपका लेवल ही नहीं है। आप बोल रहे हैं पुलवामा फिक्स था, आपको भी उसमें इंक्लूड कर रहा शुभ्राष्टा हूं, एक मिनट छोड़िए, आपको भी इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि आपकी भाषा जो है वो टोटल आपको भाषा की पड़ी है, यहाँ पाकिस्तान को बचा रहे हैं, मेरी भाषा की फिक्र आपको? जो पाकिस्तान को बचा रहा है, पाकिस्तान के आतंकियों को बचा रहा है, पुलवामा को फिक्स बता रहा है, जवानों की शहादत को फिक्स बता रहा है, सलमान निजामी भी बैठे हैं, कोई आप तो कह रहे हैं पुलवामा फिक्स था, आप तो कह रहे हैं 40 जवानों की शहादत फिक्स थी, आप तो ये समाजवादी पार्टी का पक्ष है, आपको वोट मिल जाएगा, ये तुष्टीकरण हो जाएगा, आपको लग रहा है अपीजमेंट हो जाएगी, एक विशेष वर्ग खुश हो जाएगा। की राजनीति तो आप कर अरे रहे हैं, कोई वोट नहीं देगा इस तरह की बकवास करेंगे तो। कर रहे हैं हर जगह तो हिंदू मुस्लिम करके आप कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान आप क्या कर रहे हैं? पुलवामा की बात आपने करी, मैंने करी। मंदिर आप पुलवामा की बात आपने करी, मैंने करी। शमशान आप चिल्ला रहे हैं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं। पुलवामा की बात आपने करी, मैंने करी। आपने बोला पुलवामा फिक्स, जवानों की शहादत फिक्स। आपको कह रहा हूं बीजेपी ने मरवा दिया सेना के जवानों को। ये देखिए, आप है मेन प्रवक्ता बीजेपी के, तो मैं आपको कह रहा हूं। सर मैं हूं सेना का प्रवक्ता, जब सेना को गाली देंगे ना तो जगह दिखाऊंगा, जब सेना को गाली देंगे ना तो जगह दिखाऊंगा, जब पुलवामा को फिक्स बताएंगे ना तो जगह दिखाऊंगा। पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था, घुसकर मारा था, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था, उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। उल्टी बात ना करिए अमन जी, बिल्कुल उल्टी बात। ये बालाकोट भी फिक्स था क्या? अच्छा, ये बालाकोट क्या था? आपने मरवाया। बालाकोट क्या था? बालाकोट क्या था? बालाकोट क्या था? फिर आपके लोगों ने मरवाया है। बालाकोट क्या था? फिर आपके गैंग ने मरवाया। अच्छा, हमने पाकिस्तान ने नहीं मरवाया भैया, पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलिए एक शब्द, पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ मत बोलिए एक शब्द, हमने मरवाया, बेचारी सेना, हमने मरवाया सेना को, उनको मरवा दे रही है आप लोगों ने। और तो पाकिस्तान ने नहीं, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, इनको लग रहा है वोट बैंक अपीज हो जाएगा, आतंकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं, इनको लग रहा है कि वोट बैंक अपीज हो जाएगा, तुष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है लारी साहब, आपको जो कहना था आज आपने कह दिया।
वेद प्रकाश आपने जो कहना था आपने कह दिया। समझौता करने गए थे। ओके 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 लारी साहब, हो गया आपका समझौता, पता लग गया मेरे को आज। राजेश जी आप बोले, उससे पहले मेरे ख्याल से शुभराष्ट्र को एक अरे मिनट ले आपका लेता हूं मैं। समझौता है, मेरा क्या समझौता? बिरयानी खाने आप जाए, जाके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अम्बा के पैर आप छुए, और मेरा समझौता तो आप किए होंगे। हम कहां से समझौता किए हैं भाई? देखिए ऐसा है, मैं अब उस तरफ जा नहीं रहा। आतंकियों के मुकदमे आप लोग वापस लें, दंगों के आरोपियों के मुकदमे आप लोग वापस लें, फिर कोर्ट से फटकार पड़ती है समाजवादी पार्टी को और आप लोगों को कि आतंकियों को पद्म सम्मान देना चाह रहे हैं क्या आप लोग? याद है ना, आतंकियों के मुकदमे आप लोग वापस लेंगे, दंगों के आरोपियों के मुकदमे आप लोग वापस लेंगे। हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई थी, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आतंकियों को पद्म सम्मान देगी क्या सरकार आपकी? बरी किया है शुभराष्ट्र, बांग्लादेशी छोड़िए बस उलझने का फायदा नहीं है। शुभराष्ट्र, ये दर्द होगा। आज देवबंद में एटीएस सेंटर का भी विरोध इसीलिए हो रहा है जो आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे पुलवामा में जवान मरवा दिए बीजेपी ने। शुभराष्ट्र, राजेश जी मैं फिर से एक बात दोहरा रही हूं जो मैं लगातार कई डिबेट्स में दोहरा रही हूं। ऑपोजिशन विपक्ष का जो वैचारिक पराभव है वो इतने चरम पर है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज इनको मिली, परोस कर दे दी गई। एक तरीके से स्थितियां ऐसी बनी कि बहुत सारा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव ऑपोजिशन बिल्ड कर सकता था, लेकिन आप देखिए कि ये मुद्दे कैसे चुन रहे हैं और किस तरीके की बेबुनियाद बात करके ये जाना चाहते हैं। अमन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भाजपा का क्या पक्ष होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, सरकार का क्या पक्ष होगा वो भी एक नागरिक होने के नाते मैं शायद एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से उसको देखूं, लेकिन सेना के बारे में इतनी बड़ी बात कह देना कि सेना को लेकर के भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई, उस योजना के तहत सेना के जवान मारे गए। क्या ये कहना चाहते हैं कि हमारे सेना के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी सरकार के साथ मिले हुए हैं? ये किस तरीके, और इनको अगर कोई कह दे कि ये देशद्रोह है तो ये बिल्कुल देशद्रोह की सीमा में आता है। ये है आईपीसी के तहत इन लोगों पे मुकदमा ऐसे गैर जिम्मेदार पॉलिटिशियंस पर, ऐसे गैर जिम्मेदार नेताओं पर आईपीसी की धाराएं हैं जो लगनी चाहिए, और अगर सरकार नहीं लगाती है अमन जी तो मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ। देखिए ये बोलने नहीं दे रहे, लेकिन मैं राष्ट्रीय चैनल के मंच से खुलेआम उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहती हूं कि ऐसे देशद्रोहियों को चुनाव के मैदान में तो ये भूल चटा ही दे, अगर ये सार्वजनिक रूप से भी ऐसे देशद्रोही मिले तो इनसे सवाल पूछें, तीखे तेवर के साथ सवाल पूछें, तीखे तेवर के साथ सवाल पूछें, तीखी भाषा में सवाल पूछें। क्यों लारी जी? एक व्यक्ति अगर कोई कह रहा है आप शांत होकर 30 सेकंड सुन नहीं सकते कि वेद प्रकाश आप इनसे बात कर लीजिए। लारी जी बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रही थी। लारी जी आप मत बोलिए बीच में, जब आप बोल रहे थे वो जब समाजवादी पार्टी का नेता बोल रहा था क्या मैंने एक शब्द भी कहा? लारी जी मैंने एक शब्द भी कहा क्या? लारी जी एक मिनट, आपने बचा लिया ना पाकिस्तान को, जब आप बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रही थी ना। एक मिनट रुकिए, शुभराष्ट्र मैं मैनेज कर रहा हूँ, शुभराष्ट्र मैं मैनेज कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए आप। लारी जी जब आप बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रही थी, उन्होंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, उन्होंने चुपचाप आपको सुना। इतना आपको कम से कम डिबेट का बिल्कुल मत बोलिएगा सर, मुझे आगे भी जाना है। शुभराष्ट्र कोई नहीं बोलेगा बीच में। मुझसे क्या सॉरी बोल रहे हैं लारी साहब? अब आप सार्वजनिक मंचों पर जब भी जाएंगे ना, आप उत्तर प्रदेश के युवाओं को सॉरी बोलिए और उनको आपको सॉरी बोलने पे मजबूर किया जाएगा। आपने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया आज यहाँ पर, आपने इसेंशियली ये कह दिया लारी साहब ये राजनीति नहीं थी, ये राजनीति की श्रेणी में नहीं आता है। और अगर इस तरीके की राजनीति हो रही है अमन चोपड़ा जी, तो मैं पक्ष विपक्ष दोनों को कहना चाहती हूं, लानत है ऐसी राजनीति पर, लानत है ऐसी राजनीति पर जहां पे हम अपने सेना पर, हम अपने सेना के उन जवानों पर और सेना के उन जवानों के ऑफिसर्स पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए जान गंवाई। हम भूल कैसे जाते हैं? आज से कुछ महीने पहले की बात है जब देश कोरोना से गुजर रहा था, हमारे जवान तब भी बिना कोरोना की परवाह किए हुए सरहद पे भी डटे हुए थे और जहां जहां बाहर जरूरत थी सिविलियंस को वहां भी जुटे हुए थे। ये जिस तरीके की राजनीति हो रही है अमन जी, ये देश के लिए घातक है। और लारी साहब मुझसे आप अपॉलॉजी मत दीजिए, अब आप अपॉलॉजी उत्तर प्रदेश की जनता से दीजिएगा और जो छोटे मोटे मंचों पर जाएंगे वहां दीजिएगा। पर बोलता हूं मैं आपकी अपॉलॉजी, ये डंके की चोट पर है कि पराक्रम का मांगा सबूत जवाब देगा भूत। अब बात खत्म ना, यहाँ पर बात खत्म हो गई भैया, यहाँ पर बात खत्म हो गई लारी साहब।
जो सच्चाई थी वो बताई। चलिए, सच्चाई आपको सेना ना, को तो मैं आपको कह रहा हूं कि सच्चाई आप लोगों ने जनता मरवाया। बताएगी। अब मैं बोल रहा सेना हूं के खिलाफ पराक्रम बात का कर रहा हूं, मांगा मैं तो आपको सबूत, कह रहा हूं, सेना के जवानों को आपने जवाब देगा मरवाया है। बूथ। बात खत्म। बीजेपी ने पराक्रम का मरवाया, मांगा मैं तो आप सबूत, लोगों को जवाब कहता देगा हूं। बूथ। मेरे साथ राजेश चौधरी है। भाई सेना को आप आपने लोगों ने सबूत मांग मरवाया रहे हैं है। ना, सबूत मिलेगा आपको। आपने और पराक्रम का मांगा पाकिस्तान की सबूत, सरकार के साथ जवाब देगा मिलकर बूथ। मरवाया बात है। खत्म। ISI राजेश जी, एजेंटों के साथ समाजवादी मिलकर राजेश जी मरवाया है है। बीजेपी से। आतंकवादियों राजेश के साथ मिलकर आपने राजेश मरवाया है। जी जी, हाँ बचा लीजिए। आतंकियों को बचाइए। अब एटीएस सेंटर बनेगा, इसलिए दर्द होगा। आतंकियों के मुकदमे वापस लेंगे, आतंकियों को बचाएंगे तो एटीएस सेंटर का विरोध तो करेंगे, पेट में दर्द तो होगा। राजेश जी, उसके बाद सलमान भाई, मैं आपके पास आऊंगा। सलमान निजामी आऊंगा मैं आपके पास, पहले राजेश जी। राजेश जी, देखिए, जैसे ही आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई सरकार करती है तो सबसे पहले उंगली उठाने का काम यही करते हैं। ये सेना पे उंगली उठाएंगे, देश के और जो इंस्टीट्यूशन से उन पर उंगली उठाएंगे। मैं आपको उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश पढ़ के सुना रहा हूँ 2013 का। ये मेरे पास है। देखिए, जब 15 आतंकवादियों के मुकदमे अखिलेश सरकार वापस ले रही थी और आतंकवादी घटनाएं कहाँ हुई थी? वाराणसी, गोरखपुर, बिजनौर, लखनऊ, कानपुर और रामपुर में, बाराबंकी। तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। ये अभी उंगली हाईकोर्ट में भी उठा सकते हैं। हाईकोर्ट कहता है, क्या अखिलेश सरकार कल इन आरोपियों को पद्म भूषण से भी सम्मानित करेगी? हाईकोर्ट ने कहा है कि अखिलेश की सरकार इन आतंकवादियों को पद्म भूषण से सम्मानित करेगी। जब कोर्ट में केस चल रहा है तो सरकार को किसने वे पावर दे दी कि वो आतंकवादी है या नहीं, ये तय करेंगी। ये इनका इतिहास रहा है। आज ये सेना पे उंगली उठा रहे हैं। ये खुद दंगाई है। जैसा चश्मा पहनेगा व्यक्ति वैसा ही नजर आता है। क्या होगा मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। ये दंगा, इनको केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनानी है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण कहां से आ गया? कौन सा मुसलमान वोट दे देगा जब ये पाकिस्तानी आतंकियों को बचाएंगे? कोई राष्ट्रभक्त देशभक्त मुसलमान वोट नहीं देने वाला नहीं। ये मैं इसके खिलाफ हूं। राजीव जी, जो आप बोल रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं होता। ये पाकिस्तान को बचाएंगे, पाकिस्तानी आतंकियों को बचाएंगे तो क्या मुसलमान वोट दे देगा? कोई नहीं देगा। सबसे पहले मुसलमान विरोध करेगा, क्योंकि मुसलमान सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त देशभक्त है। हमारे भारतीय मुसलमान, कोई नहीं वोट देने वाला इनको। ये इनकी गलतफहमी है, दूर हो जाएगी। मुझे नहीं पता। सलमान निजामी है, अब सलमान भाई है। भाई अब देखिए, सलमान भाई है कांग्रेस पार्टी से। अब देखिए, वो भी विरोध करेंगे इनके बयान का, क्योंकि कोई राष्ट्रभक्त देशभक्त राष्ट्रवादी मुसलमान कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जी, लारी जी आ रहा हूँ, लारी जी आ रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कह रहे हैं, जनता ने मेरी बात सुन ली है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सही कह रहे हैं लारी साहब, इनको फर्क नहीं पड़ता। भाई सलमान भाई, आपको फर्क पड़ता है, इसीलिए कहा जाता है फर्क नहीं पड़ता, फर्क साफ है। होम मिनिस्टर सलमान निजामी के ऊपर उंगली उठा। अब ये बोले या मैं बोलूं? नहीं, आप बोलेंगे सलमान भाई, मैं शांत कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना? उन्होंने बता दिया फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क साफ है। फर्क साफ है। सलमान भाई, कुछ भी डिबेट जो थी उस पर मैं पूछूंगा, जो पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला। मेरे ख्याल से आपको विरोध करना चाहिए शायद इस चीज का। देखिए, देश की सेना पे तो सवाल उठाना जो है गलत बात है। वो उसके लिए कानून है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट है, कई एजेंसीज हैं जो उसको मॉनिटर करती हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट मैंने देखा अभी, जो देवबंद को लेके है जी। और एटीएस की स्थापना जो है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो वो देवबंद को ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों का इलाका है, वहां एटीएस की स्थापना जो है महाराष्ट्र के मुंबई के एक असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब अहमद ने की 1990 में। एटीएस बनाने वाला आफ्ताब अहमद है, जो एक मुसलमान ऑफिसर था हिंदुस्तान। ठीक बात। तो आप क्या ये दिखा रहे हैं देश की जनता को? मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन देखिए कि हिंदुस्तान की फौज हो, हिंदुस्तान की पुलिस हो, उसमें कंट्रीब्यूट किया गया है, और ये एटीएस बनाने वाला भी एक मुसलमान था। हमने आपको कभी नहीं रोका कि अगर कोई आतंकवादी जो है पाया जाता है, पकड़ा जाता है, उसको सजा मत दीजिए। हमारे टाइम पे ही फांसियां हुई आतंकवादियों। और जिस तरीके से आज हमारे देश की हालत है, आज चाइना जो है अंदर घुसा हुआ है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? योगी जी को तो बोलना चाहिए कि 56 इंच का सीना जो यहाँ दिखा रहे हैं वो दिखाए वहां बॉर्डर पे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। के साथ क्यों लड़ रहे हैं? ये गलत है। इसको देवबंद में एटीएस को मुसलमानों के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत है। लेकिन सलमान भाई, अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है, तो फिर ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शहनवाज आलम, कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं कि देवबंद को बदनाम करने की कोशिश है देवबंद में एटीएस? वो गलत कह रहे हैं? मतलब एटीएस सिर्फ देवबंद में नहीं बन रहा है, वो आप सरस्वती देखिए, गौतम बुद्ध नगर में भी बन रहा है। तो ये कांग्रेस के नेता कोई ऐसा नहीं है कि देवबंद, मुझे नहीं पता कौन है ये। नहीं, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं।
अल्पसंख्यक इसमें विभाग के देखिए, अध्यक्ष वो उनकी जाति राय हो सकती है, कांग्रेस लेकिन मैं उस अल्पसंख्यक पे- विभाग के अध्यक्ष मैं वो उनकी जाति राय हो सकती है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। एटीएस जो है गलत वो हर है, स्टेट गलत। में है, पूरे हिंदुस्तान में एटीएस काम कर रही है, ना सर कि सब जाति हो यूपी जाती में। है। राहुल गांधी की राय जाति राय हो जाती है, मणिशंकर की जाति राय हो जाती है, फिर सबकी जाति हो जाती है। जब डिबेट में आते हैं तो नहीं, सर ये विरोध तो- करिए ना, ये गलत तो- बोला ये तो भाजपा के सतीश नेता प्रकाश जी का उसको कमेंट, उसके बाद मुसलमानों के शुभ्रा साथ स्टार। relate कर रहे हैं। पहले सतीश प्रकाश का, उसके बाद मुसलमानों शुभ्रा के साथ स्टार। रिलेट कर रहे हैं। जी जी गलत है, मुसलमानों ने तो कुर्बानियां दी है बिल्कुल देश सही के बात लिए। है, कोई डाउट ही नहीं है, और इन बिल्कुल सही लोगों आप कह रहे हैं। इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब ये लोग मर्सी पिटीशन फाइल कर रहे थे, मुसलमान जेलों में थे, जाने दी अपनी। नहीं कोई इन डाउट लोगों ही का नहीं, मैं तो कोई बोल ही रहा हूँ भाई, contribution इसको नहीं। जोड़ना ही नहीं चाहिए। आप लोग आज जोड़ रहे हमारे थे, देश समाजवादी खतरा है। पार्टी जोड़ रही है, आप मैं लोग कह जोड़ रहा रहे हूं, हैं। आज इनके लिए राम एक गोविंद चांस चौधरी है हैं। कि आप दिखाइए देशभक्ति। आज चाइना का मुकाबला करिए, देशभक्ति दिखाइए। आज चांस मिला है इनको, पाकिस्तान का मुकाबला करिए, नहीं करेंगे तो कर तो रहे हैं, हड्डियां तोड़ दी। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करेंगे, उनको टारगेट करेंगे, कर तो रहे हैं। उनको सलमान भाई, फेक सलमान भाई, एनकाउंटर में मरवाएंगे, सलमान भाई, उनको फेक केस करवाएंगे उनके ऊपर। एक नाम बताइए, एनकाउंटर में मरवा दिया धर्म की वजह से, एक नाम बताइए। बहुत से केस एक नाम बताइए। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक नाम बताइए, चैलेंज कर रहा हूँ, कश्मीर में तो चैलेंज कर रहा हूँ, हैदराबाद धर्म की हुआ। वजह से एनकाउंटर में मरवा दिया, एक मैं नाम कह रहा बताइए, हूं चैलेंज कर कश्मीर रहा में हूँ आपको, तो एक हफ्ते पहले हुआ हैदराबाद में। चुनौती दे रहा हूँ आपको, एक गरीब- नाम बताइए जिसको एनकाउंटर में मरवा दिया धर्म की वजह से उसके। नहीं, धर्म की वजह से नहीं मैं कह रहा फिर हूं। मुसलमान, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि देश में चाहे अखलाक हो, पहलू खान हो, उत्तर प्रदेश अब में उधर कहाँ पहुंचे हुए, धर्म के लिंचिंग नाम पे पे पहुंच उनका जाएंगे तो मैं कत्ल धर्मराज, हजरत, दुलाल धर्म कुमार, के नाम त्रिलोचन, पे मैं तो 10 कत्ल नाम है। गिना दूंगा। जो मुसलमान चलिए ठीक है, नेता- छोड़िए, नहीं है उनके पास नाम, नहीं है, वो सही, वो बोल गए बस, ऐसा नहीं होता। धर्म थोड़ी ना देखा जाता है भाई, दंगाइयों का, माफियाओं का, आतंकियों का। सतीश प्रकाश जी, देवन में एटीएस कमांडो प्रशिक्षण केंद्र, शानदार, बहुत बढ़िया, होना चाहिए। नहीं देखिए अमन जी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि अगर एटीएस का सेंटर अगर देवबंद में खुलता है या गोरखपुर में मठ की दीवारों से लगी हुई इसकी दीवारों, इसमें क्या फर्क पड़ता है? उत्तर प्रदेश में कहीं भी खुल सकता है, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। मेरी आपत्ति ये है कि देखिए आप एटीएस एक संस्थान है, एक सशस्त्र बलों को ये कहीं ना कहीं हम एक बड़ी व्यवस्था के साथ समझते हैं, वहां पे भी जाकर के आप चुनाव प्रचार करेंगे, ये सरकारी धन का दुरुपयोग है। मान लीजिए चुनाव आने वाले हैं, रोज आप किसी ऐसे सेंटर के ऊपर जाते हैं, इसको लेकर के मेरी आपत्ति है कि ये सरकार को, चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं, हालांकि अभी लगा नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था के खिलाफ है कि जब आप सरकार का, आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहां से सशस्त्र बलों को कोई संदेश देते, मुझे समझ में आता, लेकिन वहां जाकर के आप विपक्ष के ऊपर हमला बोल रहे, एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे, ये कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार है, इसके ऊपर रोक। वर्ग विशेष को कैसे टारगेट किया? सरकारी धन का दुरुपयोग है। एक बात, वर्ग विशेष को कैसे टारगेट किया? आतंकियों को किया है शायद, मैंने तो पूरा भाषण सुना है। नहीं, मैंने पूरा भाषण सुना है, आप मुझे बताइए, आपने सुना है? मैंने पूरा भाषण सुना डिबेट से पहले, उन्होंने आतंकियों को टारगेट किया है, वर्ग विशेष के खिलाफ क्या बोला है? अच्छा मुझे बता दीजिए, शायद मैं मिस कर गया, बताइए क्या बोला? जी वर्ग विशेष के खिलाफ क्या बोला? नहीं देखिए, सुनिए ना, आप देखिए अगर वर्ग विशेष को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब आप वो भाग जाते हैं। आपने बोला वर्ग विशेष को टारगेट किया, कैसे किया? वर्ग विशेष को टारगेट किया, कैसे किया? आतंकियों को किया है। सुनिए, भारत के मुसलमानों को जिन्ना से मतलब नहीं है। आपने नहीं, आप गलत, अब भागे नहीं। आज का भाषण सुना, आज का भाषण सुना था, आज का संबोधन सुना था, सतीश भाई सुना था आज का संबोधन? सुना था, नहीं सुना था? सर नहीं, आज का भाषण सुना था? बिल्कुल 100% सुना। उसमें वर्ग विशेष को कहां टारगेट किया? चैलेंज कर रहा हूं, बताइए, मैंने 40 मिनट सुना है, कहां टारगेट किया वर्ग विशेष को? आतंकियों को किया, कट्टरपंथियों को किया, कोई कहीं नहीं किया। गलत बोल रहे हैं आप। देखिए सुनिए हाँ सुनाइए ना। आप अगर मौका देंगे तो मैं बात अपनी रखूंगा। हाँ बताइए। देखिए मुझको पुलवामा को लेकर के भी कहीं कोई आपत्ति नहीं। वर्ग विशेष को कहां टारगेट किया? देखिए ऐसे भागते हैं, बताएंगे नहीं। वर्ग विशेष को कहां टारगेट किया बताइए मेरे को, बोलिए। मैं गलत बोल रहा था, माफी मांगता हूँ। मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। हाँ आ रहा हूँ, लारी भाई आऊंगा आपके पास। मुख्यमंत्री जी सुनिए हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं अपनी चुनावी सभा में कि हमसे पिछली सरकारों में आतंकवादियों के ऊपर मुकदमे वापस लिए। ठीक, यही योगी जी ये नहीं बताते। तो ये आतंकियों के खिलाफ है ना, वर्ग विशेष के खिलाफ कैसे हो गया? कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं।
लिया था विपक्ष में सतीश वापस। भाई एक मिनट रुक जाइए। सतीश भाई अब एक एक करके आप शुभ राष्ट्र, फिर राजेश जी। लारी जी आ रहा हूँ, पहले शुभ राष्ट्र एक एक करके। राजेश जी चलिए, पहले शुभ राष्ट्र फिर राजेश जी, एक एक करके बोलेंगे, समझना जरूरी है। सतीश जी ने ठीक बोला मेरे ख्याल से। अच्छा सतीश भाई आप 30 सेकंड और बोल लीजिए, ऐसी शिकायत मत करिए। सतीश भाई बोल लीजिए आप, सतीश भाई आप बोल लीजिए। वर्ग विशेष को कहां टारगेट किया? वर्ग विशेष को कहां टारगेट किया? सर ये आपकी इस डिबेट में एक घोर आपत्तिजनक बात हुई है। अच्छा, सेना के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन सरकारों को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब जब इस देश में चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने के लिए आतंकवादी सामने आते हैं। अगर पुलवामा के टाइम में लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं ये हमला हुआ, बंगाल में अगर चुनाव हो रहा था तो नक्सलवादी आपको आप भी वही काम कर रहे हैं सतीश प्रकाश, वही काम। जब मुंबई हमला हुआ था तो कौन सा चुनाव था? मुंबई हमला कब हुआ था? चलिए अब मैं जोड़ता हूँ, मुंबई हमला कब हुआ था? कब हुआ था मुंबई हमला? चलिए मैं बता रहा हूँ ना, मुंबई हमला कब हुआ था? कब हुआ था मुंबई हमला? मुंबई हमला कब हुआ था? सतीश प्रकाश, मुंबई हमला कब हुआ था? साल बताइए, मुंबई हमला कब हुआ था? मुंबई हमला कब हुआ था? अरे सुनिए ना, हाँ, पुलवामा से पहले मुंबई हमला कब हुआ था? कश्मीर में मुंबई हमला कब हुआ था? 2009 में लोकसभा का चुनाव था, तो क्या चुनावों के चक्कर में मुंबई हमला हो गया? आप लोग जोड़ते हैं, आतंकी हमले को चुनाव से जोड़ते हैं और आपके बयानों का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। शुभ राष्ट्र अब आप बोलेंगी, एक एक करके सारे बोलेंगे। सतीश प्रकाश बहुत मौका दिया आपको, आपने भी जोड़ दिया, आपने भी जोड़ दिया चुनावों से आतंकी हमलों को, और ऐसे बयानों का पाकिस्तान इस्तेमाल करता है कि आप ऐसे हम लोगों पर आरोप लगाते हैं। देखिए आपके नेता कह रहे हैं कि आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स के चक्कर में टेरर अटैक्स होते हैं। शुभ राष्ट्र अब आप बोलिए। शुभ राष्ट्र ठीक है, लारी जी आ रहा हूँ। अमन जी, राजेश भाई आपके आ रहे हैं। पैनल में शायद सतीश प्रकाश जी को समय नहीं मिला होगा नहीं, आपके दे दिया, सवाल मैंने का पूरा जवाब समय देने दिया। का। जी। मैं सतीश जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि आज वो सोशल मीडिया पे जाएं और वो जो क्लिप है वो क्लिप काट कर डाल देना, प्रधानमंत्री के भाषण की क्लिप काट कर डाल दें, योगी जी के भाषण की क्लिप काट कर डाल दें, जिसमें वर्ग विशेष, अब ये वर्ग विशेष कौन है यही समझा सकते हैं, ये मुसलमान को बोल रहे हैं या आतंकी को बोल रहे हैं। क्योंकि अगर इन्होंने वर्ग विशेष कहा है और वर्ग विशेष से मुसलमानों को कहा है तो सलाम, क्या आप भाई साहब आपको समझ नहीं आता कि आपका नाम सुभ्राष्टा नहीं है, मेरा नाम है सुभ्राष्टा। सतीश भाई आपका नाम भाई साहब आप एफिडेविट लेकर आए क्या कि आपका नाम सुभ्राष्टा है? नामांतरण हो गया क्या यहाँ पहुंचते पहुंचते? बोलने का मौका दीजिए भाई साहब। ये भी बताना चाहिए चलिए। कि यही अमन जी ऐसे बात करा रहा हूं भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सुभ्राष्टा एक एक करके बोला जाता है। सतीश प्रकाश हो गया सर, अब तो लारी जी से सीखिए, अब वेट कर रहे हैं अपनी टर्न की। अब इस लारी जी से सतीश सीखिए प्रकाश कम जी से जब कम। बोल रहे थे कोई किसी ने कुछ चलिए, नहीं शुभ कहा, राष्ट्र, शुभ लारी राष्ट्र। जी जब कह रहे थे तो मैंने नहीं कहा। चलिए अब देखिए लारी जी अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, उनके पास जाना है इसके बाद में कुछ। शुभ राष्ट्र आप बोलिए। राजेश भाई आ रहा हूँ जी। मैं यही कह रही हूं कि ये वर्ग विशेष को टारगेट करना और वर्ग विशेष को आतंकियों से जोड़ने का काम जो आज सतीश प्रकाश जी ने किया है, वो अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रूव कर दे। मैं रीट्वीट कर दूंगी, मैं भी इंश्योर करूंगी कि मेरे जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब तक मैं पहुंचा दूं ये बात है ही नहीं, कि भाई इन्होंने जो कहा वो प्रधानमंत्री ने ऐसा भाषण दिया नहीं दिया है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आज सलाम निजामी जी से मेरी बहुत हमेशा तीखी बहसें हुई देश के प्रधान, लेकिन आज उन्होंने बहुत सतीश गहीनता प्रकाश की आज उन्होंने सतीश भाई ऐसे नहीं चलेगा। सतीश भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं। मैं आपके पास आऊंगा, आगे बढ़ते हैं। सतीश भाई का नगर निगम का चुनाव बना चलिए ठीक है, सतीश भाई हो गया, उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री कर दीजिए पीसीआर का मेरा बस। शुभ राष्ट्र आप बोलिए। सलमान निजामी आप बात कर रही हैं, उसके बाद मैं सलमान निजामी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। आज अगर किसी देश के मुस्लिम नेता को, मैं जानबूझ करके मुस्लिम नेता यूज कर रही हूँ जबकि ये शब्दावली होनी नहीं चाहिए, किस मुस्लिम ऑफिसर ने एटीएस लेकर के आया, ये बात रेखांकित नहीं की जानी चाहिए। लेकिन आज आज दौर ऐसा है अमन जी कि ये करना पड़ रहा है। लेकिन मैं सलमान जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस तरीके की बात कही और ये प्रूव किया जिस बात की मीमांसा आप कर रहे थे अमन जी, कि इस देश का कोई भी देशभक्त मुसलमान इस तरीके की भाषा नहीं बोल सकता, इस तरीके की राजनीति नहीं कर सकता। इसके लिए उनका शुक्रिया। लेकिन एक बात मैं अंतिम बात जरूर कहना चाहती हूँ अमन जी, मैं बार बार ये चीज कह रही हूं, राजनीति को, धर्म को, इन चीजों को ऐसे अखाड़े में लाकर खड़ा नहीं किया जाए जहां पर दो कम्युनिटीज एक दूसरे से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकें।
मैं जानती हूं कि बहुत खराब इतिहास रहा है हमारा, बहुत ज्यादा खून बहे हैं, बहुत तरह की कम्युनल चीजें हुई हैं इस देश में। लेकिन अब ये जो डिबेट्स आज हो रही हैं अमन जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ 1920 के भारत में ऐसी ही बातें हो रही थी, और 1920 के भारत में ये डिबेट 20 साल तक चली। 10-20 साल के बाद इस देश का बंटवारा हुआ और उसके बाद इस देश का बंटवारा पुनश्च हुआ। तो ये डिबेट जो हम कर रहे हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति जिन भी कम्युनल ताकतों के द्वारा की जा रही है, ये हमारे हित में नहीं है। और मैं इसी बात से कहती हूं कि अननेसेसरी का कम्युनल एंगल ना लाया जाए। जब बात आतंकियों की हो रही है, उसको मुसलमानों से कृपया ना जोड़ा जाए। मुस्लिम नेता स्वयं कह रहे हैं कि बात उनकी नहीं की जा रही है, तो जबरदस्ती कौन क्यों जोड़ रहे हैं? लारी जी, राम गोविंद चौधरी हैं। राम गोविंद चौधरी आप जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। वो कह रहे हैं एटीएस सेंटर मुसलमानों को डराने की कोशिश है। पड़ोस के हमारे हैं। जी, एटीएस सेंटर मुसलमानों को डराने की कोशिश है। कैसे? थोड़ा 2 मिनट का समय देंगे? जी बिल्कुल लारी जी, मुसलमानों को डराने की कोशिश कैसे है एटीएस सेंटर? जब मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। जब ट्रिपल तलाक का मसला चल रहा था, तो मैं जो कानून मोदी जी लाए थे, मैं उसके फेवर में था। और आपको ताज्जुब होगा जानकर कि बाकायदा देवबंद से, नदवा से, बरेली से मुझे इस्लाम धर्म से खारिज किया जा चुका है कि मैं उसका फेवर कर रहा था, क्योंकि वो कानून शरई कानून है ही नहीं, वो कानून था ही नहीं। 1 टाइम ट्रिपल तलाक कुरान में कहीं नहीं लिखा है। ट्रिपल तलाक आज भी चल रहा है। ठीक है। तो देवबंद हो चाहे नदवा हो चाहे जो हो, ये एक इस्लामिक सेंटर्स हैं जो खुद में फतवा जारी करके डराने की कोशिश करते हैं। उनको कोई डरा नहीं सकता है। ये खुद में लोगों को फतवा जारी करके डराते हैं। ये कभी भी आप देखिएगा, ये कभी भी सऊदी के किंग की बेटियों के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, उनके ऊपर फतवा नहीं जारी करेंगे कि वो आप अपनी बेटी को कंट्रोल करिए, तो वो जीन्स पहन रही है, तो वो हॉर्स राइडिंग कर रही है, तो वो गाड़ी चला रही है। वो इंडियन और मुस्लिम औरतों के ऊपर कमेंट करते हैं कि पैंट नहीं पहननी चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए, बाल खुले नहीं होने चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये गरीबों के ऊपर ये जुल्म करते हैं, अमीरों के ऊपर जुल्म नहीं, क्योंकि वहां से आता है पैसा, वहां से इनको आता है पैसा। एटीएस मुसलमानों को डराने की कोशिश कैसे? ये आतंकवादी नहीं है। सवाल, एटीएस मुसलमानों को डराने की कोशिश कैसे? मुसलमानों को डराने की, ये कहा है राम गोविंद चौधरी, नेता प्रतिपक्ष। विरोध करिए उनका। देखिए मैं बता रहा हूं विरोध क्यों करना है। देखिए आप लोगों का कॉन्सेप्ट दूसरा है, मतलब मैं पूरे इन जनरल सनातन धर्म के लोगों की बात कर रहा हूं, टोटल सनातन धर्म के लोगों की। आप लोग समझते हैं कि हम लोग मौलानाओं के ऊपर ही डिपेंडेंट है और उन्हीं के कहने के अनुसार चलते हैं। ऐसा नहीं है लारी भाई, आप सनातन के एक्सपर्ट हैं। सनातन पर किसी और दिन बहस करेंगे जब मैं आपको बुलाऊंगा। आप सनातन के एक्सपर्ट हो सकते हैं, अच्छी बात है, घर वापसी। लेकिन मैं सब आपसे पूछ रहा था, बता रहा हूं कि राम गोविंद चौधरी जी भी सनातन धर्म के ही हैं। बट वो कह रहे हैं एटीएस सेंटर मुसलमानों को डराने की कोशिश है। कैसे? उनको नहीं मालूम है कि ये कोई डराने की चीज नहीं है, वहां कोई गलत काम नहीं होता है। गलत कह रहे हैं राम गोविंद चौधरी, गलत कह रहे हैं तो क्या मैं कहूंगा मैं डर रहा हूं? बोलिए राम गोविंद चौधरी गलत कह रहे हैं। अरे जब कोई गलत काम कर नहीं रहे तो किस बात का डर? बहुत शानदार, बहुत शानदार। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के बयान का विरोध कर रहे हैं। बोलिए राम गोविंद चौधरी ने गलत कहा। राम गोविंद चौधरी जी ने जो कहा वो आप लोगों के एजेंडे पर कहा है कि आप लोग डरा रहे हैं, क्योंकि आप लोग डराने का काम करते हैं। नहीं, एटीएस सेंटर मुसलमानों को डराने की कोशिश है। ये नहीं कहा, आप डरा रहे हो। नहीं, एटीएस सेंटर मुसलमानों को डराने की कोशिश है, ये कहा है। एटीएस सेंटर एटीएस बना के डराने की कोशिश की है, वो ये कह रहे हैं। एटीएस से मुसलमानों को डराने की क्या जरूरत है? डर कौन रहा है? कोई नहीं डर रहा है। तो गलत कह रहे हैं राम गोविंद चौधरी। आप लोग डराने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सन 2000 में जब वो गुजरात में दंगा हुआ था, उस समय 2000 लोगों का कत्लेआम कर दिया था, तब भी आप लोगों ने माइनॉरिटी को डराने की कोशिश की थी। 84 में दंगा करा के सिखों को मार के आपने सिखों को भी डराने की कोशिश की थी। आपने डराने की कोशिश की, डरा नहीं पा रहे हैं, ना आज डरा पा रहे हैं आप। तो ये एटीएस डराने की कोशिश है मुसलमानों को। राम गोविंद चौधरी, नेता प्रतिपक्ष, समाजवादी पार्टी। नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। एटीएस के जरिए डर ही नहीं रहा, क्योंकि वहां गलत काम हो ही नहीं रहा है। एटीएस के जरिए जितने भी आतंकवादी आज की डेट में बंद हैं, उसमें 99% बांग्लादेश या पाकिस्तान के जो नागरिक जबरदस्ती घुस के आए। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं ना, वही तो मैं भी कह रहा हूं ना भाई, मुसलमानों को क्यों, आतंकियों को डरने की जरूरत है? आप आतंक का धर्म बता रहे हैं क्या?
आप आतंक का धर्म बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आतंकियों को डरने की जरूरत है, आप कह रहे हैं मुसलमानों को डरने की जरूरत है, आप आतंक का धर्म बता रहे हैं भाई, मैं तो कह रहा हूँ गलत है, मुसलमानों को जोड़ना नहीं चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ आतंकियों को डरने की जरूरत है, मुसलमानों को थोड़ी ना। राजेश चौधरी जी आप बोलिए। संसद में नहीं पहुंचाते हैं राजेश जी, हमने राजेश जी। आतंकवादियों को संसद में नहीं पहुंचाया। सही बात है राजेश जी, राजेश जी। आतंकवादियों को गाड़ी सप्लाई करने में राजेश जी। संसद में नहीं बैठा दिया हम लोगों ने। राजेश जी। जैसे साध्वी का आप लोगों ने बैठा रखा है। 370 खत्म होगी, आतंकवादी है कि नहीं है? साध्वी आतंकवादी है कि नहीं है? उसके ऊपर आतंकवादी नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, रुकिए एक मिनट, करने का मुकदमा चल रहा है कि अभी नहीं है, आरोप है, अभी आतंकवादी साबित नहीं हुई है वो, अरे सोच समझ कर बोलिए। मुख्तार अंसारी की बात छोड़िए। आप आतंकियों के केस वापस लेते हैं और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आतंकी बताएंगे, हिंदू आतंकवाद की ड्यूरी गढ़ दी जबरदस्ती। दाऊद इब्राहिम के ऊपर चल रहा है, तो हमने तो किसी को तो सांसद में बैठा नहीं, आपने तो साध्वी प्रज्ञा को बैठा दिया वहां पे सांसद में। आतंकवादियों को सांसद में तो आप बैठाते हैं, देश को तोड़ने वाले की संसद में तो आप बना रहे हैं, लहरी एमपी जी, आप बना रहे हैं, लारी जी, एमएलए आप बना रहे हैं, तड़ीपार को आप आतंकियों से आप केस वापस लेंगे, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आतंकी बताएंगे, बना रहे हैं, गुंडों को आप चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, 420 को आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, जो 20-20 रुपए की माता की पर्ची की 420 करते हैं, फर्जी छपा के पैसा इकट्ठा करते हैं, यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो आप उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आतंकवादी। वेरी गुड भाई। नहीं आप कहां से तो आतंकवादी, केस वापस लेने वाले कहां से गुंडे, कहां से हत्यारे। आपने कभी विरोध किया? ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है तमाचा मार दे रहे हैं पब्लिक में, नौजवान लड़के को, वो गुंडा नहीं है, वो माफिया नहीं है। वो रेड अलर्ट नहीं देखा था, लाल टोपी वाला रेड अलर्ट नहीं देखा था आपने, आपको भी मालूम है? पीएम की रैली में दंगे की साजिश नहीं देखी थी, वो कौन थे? पीएम की रैली में दंगे की साजिश नहीं देखी थी, लाल टोपी वाला रेड अलर्ट नहीं देखा था, वो क्या था फिर जब गाड़ियां तोड़ रहे थे दंगे के लिए? बिल्कुल देखा, सलमान और उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई, सलमान निजामी, उनके ऊपर कार्रवाई भी। ये सस्ती लोकप्रियता अपने आप को बढ़ाने के लिए जिन लड़कों ने छिछोरी, गंदी और बदतमीजों वाली हरकत की गई, उन लड़कों को बाहर निकाल। चलिए मुझे अब जाना, सलमान निजामी और सतीश प्रकाश, दिखाइए ब्रिजभूषण शरण सिंह को बाहर का रास्ता, आप दिखाइए मॉब लिंचिंग में आपके लोगों को। ब्रेक पर जाने से पहले एक कमेंट जरूरी है, सतीश प्रकाश और सलमान निजामी का। बाकायदा मॉब लिंचिंग करने वाले के गले में माला डाल के जेल से बाहर आता है तो स्वागत करते हैं। आप मंत्री करते हैं सलमान निजामी, आप बोलिए, बाकी सब ऑडियो बंद है। ये तो डबल अभी शुभ्रता बहन ने बहुत अच्छी खूबसूरत बात की। शुभ्रता बहन ने, देखिए सवाल जो है वो जायज है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश का इतिहास आप देखिए, इसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों का योगदान रहा है। अगर इस वक्त आप चाइना के बॉर्डर पे देखिए, उसमें देश की सेना के सिख भी हमारे जवान वहां हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी देश की सुरक्षा कर रहे हैं। अभी सरकार की जिम्मेदारी जो है वो कोविड की है, देश के बॉर्डर को सुधारने की है, अभी चाइना का मुकाबला करने की है। अभी योगी जी बोल रहे थे ठोकने का काम किया है। जो कोविड के पीड़ित जो हैं उनकी लाशें पानी पे तैर रही थी, क्या किसने उनको ठोका? क्या योगी आदित्यनाथ ने नहीं ठोका उनको? आज थर्ड वेव आने वाली है, क्या तैयारियां की हैं आपने कोविड की? कितने अस्पतालों में ऑक्सीजन है? फिर आप मुसलमानों को गाली देते हैं, उन्हीं मुसलमानों से आपने एड लिया, ऑक्सीजन लिया। एक बात सुझाव था सलमान भाई, एक सुझाव था, जिस मामले में ज्ञान ना हो तो ज्ञान नहीं देना चाहिए। गंगा किनारे जो है वो जो लाशें तैर रही हैं, वो जब कोविड नहीं था ना, तब से वहां पर वो चीज होती है। जो आस्था का सवाल है उस पर आप ज्ञान ना दें, आपको नहीं पता सलमान भाई। जिस तरह मैं आपके धर्म पर नहीं कमेंट कर रहा, आप भी ना करें। गंगा किनारे लाशें तैर रही थी, वो जब कोविड नहीं था ना, तब से वहां पर वो चीज होती है। सतीश भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, उनको भी पता है। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक चीज अच्छी लगी, आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के बयान का विरोध कर रहे हैं, उनके साथ नहीं खड़े हैं। और कांग्रेस के जो सलमान भाई हैं, वो जो कांग्रेस के यूपी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं, उनके बयान के खिलाफ है, उनके साथ नहीं खड़े हैं। ये जरूरी चीज है कि पार्टी से बड़ा देश है, इसलिए कभी कभी पार्टी लाइन के इतर भी जाना पड़ता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। राजस्थान सरकार उन लोगों को 5,000 रुपए देगी जो सड़क हादसों में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सुरक्षा बल ने पाकिस्तान सीमा के पास छापेमारी की और वहां झाड़ियों में रखे एक बैग से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। पंजाब से विधायक बलविंदर सिंह लाडी एक हफ्ते में ही बीजेपी छोड़कर फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। वो 28 दिसंबर को बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात के बाद वो कांग्रेस में लौट गए।
बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की अर्जी खारिज कर दी और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया। यानी शुवेंदु की गिरफ्तारी पर रोक आगे भी जारी रहेगी। इससे पहले शुवेंदु पर बंगाल में कई धाराओं में केस दर्ज किए गए थे। इन्हीं मुकदमों के विरोध में शुवेंदु ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। शुवेंदु का आरोप है कि ये केस राजनीतिक मंशा से दर्ज किए गए थे। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व बीएसपी सांसद राकेश पांडे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनके अलावा बहराइच की नानपारा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा समेत कई नेताओं को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। पंजाब के भदौर में हुई एक रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के किए वादे पर घमासान मच गया। इस रैली में सिद्धू ने ये वादा किया कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने पर घर संभालने वाली महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए और साल में 8 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। होम मेकर ने उन्हां नूं हर महीने पंजाब सरकार वालों 2000 रुपया दिता जाएगा और 8 सिलेंडर फ्री दिते जाएंगे। सिद्धू के इस वादे पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। असल में उनसे अपनी पार्टी शामिल नहीं रही। उनकी पार्टी के नेता छोड़ हमारी पार्टी में आ रहे हैं। यूपी सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से एक फैसला लिया। इसके तहत इनको टीका लगवाने वाले दिन तो छुट्टी मिलेगी, साथ ही उसके अगले दिन भी उनकी छुट्टी रहेगी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा। इसमें आयोग ने एक ऐप के जरिए मुस्लिम समुदाय की कई महिलाओं की कीमत लगाए जाने के मामलों पर जवाब मांगा। मुंबई पुलिस ने लूट के कई मामलों में शामिल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी नए साल के मौके पर भी शराब की दुकानों में लूट के इरादे से अपने घरों से निकले थे। यूपी के बाराबंकी में एक इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो वर्दी में बीजेपी सांसद लल्लू सिंह के पैर छूते नजर आए। कहा जा रहा है कि इसी वीडियो के बाद इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में सुरक्षा बल ने पाकिस्तान सीमा के पास एक घुसपैठिए को मार गिराया। आगरा में ताजमहल समेत दूसरे स्मारकों के लिए अब पर्यटकों को ऑनलाइन ही टिकट मिलेगा, क्योंकि कोरोना संकट की वजह से वहां टिकट काउंटरों को फिलहाल बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे में वो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वो वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। मुंबई में ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से पहली से 8वीं क्लास के लिए स्कूल 31 जनवरी तक बंद कर दिए गए। 4 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेगी। मुंबई में कोरोना की दहशत की वजह से रेलवे स्टेशनों पर जारी वैक्सीनेशन की मुहिम में तेजी आ गई, जिसकी कुछ तस्वीरें वहां के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन से भी सामने आई, जहां बने काउंटर पर पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या दुगनी तक हो गई। पहले 60-70 लोग की वैक्सीन लगवाते थे पूरे दिन में, लेकिन आज करीब 60+ जो दोपहर तक का आंकड़ा हो पार हो चुका है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दावा किया कि कोरोना के मामले बढ़ने के बाद टीका लगवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जो लोग किसी कारण से नहीं लगा पा रहे थे, वो लोगों ने अभी लगाना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए सरकारी दफ्तरों में फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस यानी उंगली से हाजिरी लगाने पर रोक लगा दी। ओमिक्रॉन संकट की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया। खबर है कि कोरोना के नए संकट का असर रेलवे की सेवाओं पर नहीं पड़ेगा। बताया गया कि ट्रेनें जारी रहेंगी और उनमें केटरिंग सेवाएं भी दी जाएंगी, लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। मुंबई से गोवा पहुंचे एक जहाज में 60 से ज्यादा यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद गोवा सरकार इन यात्रियों को जहाज से उतारने के लिए तैयारियों में जुट गई। हालांकि ये तैयारी पूरी होने तक एक जहाज को गोवा के पास समंदर में ही रखा गया। रायपुर की सेशंस कोर्ट ने कालीचरण महाराज की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उन्हें एक कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा सरकार ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों की सार्वजनिक जगहों पर एंट्री पर रोक लगाई, तो इसका असर गुरुग्राम के वैक्सीनेशन सेंटरों पर दिखा। सरकार की सख्ती और ओमिक्रॉन की दहशत से तमाम सरकारी वैक्सीनेशन सेंटरों के बाहर फिर से भीड़ उमड़ने लगी। जैसे ही सरकार ने आदेश जारी किया, ये देखिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। बताया गया कि वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने वालों में ज्यादातर वो हैं जिन्होंने अब तक पहली डोज भी नहीं लगवाई है। इसमें से ज्यादातर लोग तो फर्स्ट डोज के लिए हैं।
आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान की शुरुआत योग गुरु रामदेव ने हैदराबाद से की। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सुरक्षा बल, खुफिया एजेंसियों और राज्यों के डीजीपी के साथ एक बैठक की। इस बैठक में आतंकवाद और नक्सल चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री ने सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों को इन चुनौतियों के खात्मे के लिए सही तरीके से एकजुट होकर काम करने का सुझाव दिया। पश्चिम बंगाल में होने वाले निगम चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने नियम बदल दिए। अब वहां कोरोना के खतरे की वजह से कोई भी उम्मीदवार रोड शो नहीं कर पाएगा। साथ ही जनसभा में भी 500 लोगों को ही अनुमति दी गई। पटना में सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में शामिल होने पहुंचे 6 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनके अलावा वहां खाना बनाने आए एक होटल के 5 कर्मचारियों में भी इसके लक्षण मिले। बताया गया कि वहां जनता दरबार से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सभी लोगों की कोरोना जांच की जाती है। पिछली बार जिस तरह से अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था, वैसी ही लगता है घटना शुरू हो गई। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और उनकी पत्नी समेत परिवार के कई सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनके अलावा उनके कर्मचारियों में भी कोरोना के लक्षण पाए गए। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद की उस स्टैंडिंग कमेटी में महिला सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की जो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाले बिल पर चर्चा कर रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा सभापति को एक खत लिखकर ये मांग उठाई। इस कमेटी में सिर्फ एक ही महिला सांसद सदस्य हैं और बाकी 30 पुरुष सदस्य हैं। संसद की इसी स्टैंडिंग कमेटी में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने वाला बिल चर्चा के लिए भेजा गया है। यूपी चुनाव के तेज होते घमासान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उनके निशाने पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रहे। जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बहाने मुख्यमंत्री ने राहुल के हिंदू और हिंदुत्व में अंतर वाले बयान का जिक्र किया, तो कांग्रेस ने पलटवार करने में देर नहीं की। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीएम के बयान को हार की निशानी करार दिया और उन्हें योगी मानने से इनकार किया। एक्सीडेंटल योगी, मैं उन्हें राजनीतिक योगी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो योग का अपमान होगा। राजस्थान सरकार उन लोगों को 5,000 रुपए देगी जो सड़क हादसों में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाएंगे। दिल्ली में तेजी से बढ़े कोरोना के मामले। एक दिन में कोरोना के 5,481 नए केस, 3 लोगों की मौत। कल आए थे 4,099 मामले। केजरीवाल सरकार ने आज ही किया है वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान। कोरोना के बढ़ते केस के बीच वैक्सीनेशन पर तकनीकी सलाहकार ग्रुप के सदस्य एनके अरोड़ा का बड़ा बयान। कहा, दस्तक दे चुकी है तीसरी लहर, लेकिन वैक्सीन लगी है तो वायरस का असर कम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद खुद को किया क्वारंटीन। सांसद मनोज तिवारी और बाबुल सुप्रियो भी कोरोना पॉजिटिव। वंशा से दर्ज किए गए थे। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व बीएसपी सांसद राकेश पांडे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनके अलावा बहराइच की नानपारा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा समेत कई नेताओं को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। पंजाब के भदौर में हुई एक रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के किए वादे पर घमासान मच गया। इस रैली में सिद्धू ने ये वादा किया कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने पर घर संभालने वाली महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए और साल में 8 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। होम मेकर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हर महीने पंजाब सरकार वालों 2,000 रुपया दिता जाएगा और 8 सिलेंडर फ्री दिते जाएंगे। सिद्धू के इस वादे पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। असल में उनसे अपनी पार्टी समझ नहीं रही। उनकी पार्टी के नेता छोड़कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। यूपी सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से एक फैसला लिया। इसके तहत इनको टीका लगवाने वाले दिन तो छुट्टी मिलेगी, साथ ही उसके अगले दिन भी उनकी छुट्टी रहेगी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा। इसमें आयोग ने एक ऐप के जरिए मुस्लिम समुदाय की कई महिलाओं की कीमत लगाए जाने के मामलों पर जवाब मांगा। मुंबई पुलिस ने लूट के कई मामलों में शामिल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी नए साल के मौके पर भी शराब की दुकानों में लूट के इरादे से अपने घरों से निकले थे।
यूपी के बाराबंकी में एक इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो वर्दी में बीजेपी सांसद लल्लू सिंह के पैर छूते नजर आए। कहा जा रहा है कि इसी वीडियो के बाद इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में सुरक्षा बल ने पाकिस्तान सीमा के पास एक घुसपैठिए को मार गिराया। आगरा में ताजमहल समेत दूसरे स्मारकों के लिए पर्यटकों को ऑनलाइन ही टिकट मिलेगा, क्योंकि कोरोना संकट की वजह से वहां टिकट काउंटरों को फिलहाल बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे में वो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वो वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। मुंबई में ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से पहली से 8वीं क्लास के लिए स्कूल 31 जनवरी तक बंद कर दिए गए। 4 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेगी। मुंबई में कोरोना की दहशत की वजह से रेलवे स्टेशनों पर जारी वैक्सीनेशन की मुहिम में तेजी आ गई, जिसकी कुछ तस्वीरें वहां के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन से भी सामने आई, जहां बने काउंटर पर पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या दुगनी तक हो गई। पहले 60-70 लोग ही वैक्सीन लगवाते थे पूरे दिन में, लेकिन आज करीब 60+ जो दोपहर तक का आंकड़ा वो पार हो चुका है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दावा किया कि कोरोना के मामले बढ़ने के बाद टीका लगवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जो लोग किसी कारण से नहीं लगा पा रहे थे वो लोगों ने अभी लगाना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए सरकारी दफ्तरों में फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस यानी उंगली से हाजिरी लगाने पर रोक लगा दी। ओमिक्रॉन संकट की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया। खबर है कि कोरोना के नए संकट का असर रेलवे की सेवाओं पर नहीं पड़ेगा। बताया गया कि ट्रेनें जारी रहेंगी और उनमें केटरिंग सेवाएं भी दी जाएंगी, लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। मुंबई से गोवा पहुंचे एक जहाज में 60 से ज्यादा यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद गोवा सरकार इन यात्रियों को जहाज से उतारने के लिए तैयारियों में जुट गई। हालांकि ये तैयारी पूरी होने तक एक जहाज को गोवा के पास समंदर में ही रखा गया। रायपुर की सेशंस कोर्ट ने कालीचरण महाराज की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उन्हें एक कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा सरकार ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों की सार्वजनिक जगहों पर एंट्री पर रोक लगाई, तो इसका असर गुरुग्राम के वैक्सीनेशन सेंटरों पर दिखा। सरकार की सख्ती और ओमिक्रॉन की दहशत से तमाम सरकारी वैक्सीनेशन सेंटरों के बाहर फिर से भीड़ उमड़ने लगी। जैसे ही सरकार ने आदेश जारी किया, ये देखिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। बताया गया कि वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने वालों में ज्यादातर वो हैं जिन्होंने अब तक पहली डोज भी नहीं लगवाई है। इसमें से ज्यादातर लोग तो फर्स्ट डोज के लिए हैं। आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान की शुरुआत योग गुरु रामदेव ने हैदराबाद से की। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सुरक्षा बल, खुफिया एजेंसियों और राज्यों के डीजीपी के साथ एक बैठक की। इस बैठक में आतंकवाद और नक्सल चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री ने सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों को इन चुनौतियों के खात्मे के लिए सही तरीके से एकजुट होकर काम करने का सुझाव दिया। पश्चिम बंगाल में होने वाले निगम चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने नियम बदल दिए। अब वहां कोरोना के खतरे की वजह से कोई भी उम्मीदवार रोड शो नहीं कर पाएगा। साथ ही जनसभा में भी 500 लोगों को ही अनुमति दी गई। पटना में सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में शामिल होने पहुंचे 6 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनके अलावा वहां खाना बनाने आए एक होटल के 5 कर्मचारियों में भी इसके लक्षण मिले। बताया गया कि वहां जनता दरबार से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सभी लोगों की कोरोना जांच की जाती है। पिछली बार जिस तरह से अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था, वैसी ही लगता है घटना शुरू हो गई। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और उनकी पत्नी समेत परिवार के कई सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनके अलावा उनके कर्मचारियों में भी कोरोना के लक्षण पाए गए। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद की उस स्टैंडिंग कमेटी में महिला सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की जो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाले बिल पर चर्चा कर रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा सभापति को एक खत लिखकर ये मांग उठाई। इस कमेटी में सिर्फ एक ही महिला सांसद सदस्य हैं और बाकी 30 पुरुष सदस्य हैं। संसद की इसी स्टैंडिंग कमेटी में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने वाला बिल चर्चा के लिए भेजा गया है।
यूपी चुनाव के तेज होते घमासान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उनके निशाने पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रहे। जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बहाने मुख्यमंत्री ने राहुल के हिंदू और हिंदुत्व में अंतर वाले बयान का जिक्र किया, तो कांग्रेस ने पलटवार करने में देर नहीं की। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीएम के बयान को हार की निशानी करार दिया और उन्हें योगी मानने से इनकार किया। एक्सीडेंटल योगी, मैं उन्हें राजनीतिक योगी भी नहीं कहूंगा क्योंकि वो योग का अपमान होगा। राजस्थान सरकार उन लोगों को 5,000 रुपए देगी जो सड़क हादसों में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सुरक्षा बल ने पाकिस्तान सीमा के पास छापेमारी की और वहां झाड़ियों में रखे एक बैग से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। पंजाब से विधायक बलविंदर सिंह लाडी एक हफ्ते में ही बीजेपी छोड़कर फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। वो 28 दिसंबर को बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात के बाद वो कांग्रेस में लौट गए। बीजेपी नेता शुभेंदु पीएम मोदी की मणिपुर और त्रिपुरा को 4800 करोड़ की योजनाओं की सौगात। अगरतला में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन। अखिलेश यादव के श्रीकृष्ण के सपने में आने की बात पर योगी का पलटवार। कहा, सत्ता में रहकर राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों और आतंकियों को छुड़ाने वालों को भगवान कृष्ण भी कोस रहे होंगे। पांडे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनके अलावा बहराइच की नानपारा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा समेत कई नेताओं को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। पंजाब के भदौर में हुई एक रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के किए वादे पर घमासान मच गया। इस रैली में सिद्धू ने ये वादा किया कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने पर घर संभालने वाली महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए और साल में 8 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। होम मेकर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हर महीने पंजाब सरकार वालों 2,000 रुपया दिता जाएगा और 8 सिलेंडर फ्री दिते जाएंगे। सिद्धू के इस वादे पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। असल में उनसे अपनी पार्टी संभल नहीं रही। उनकी पार्टी के नेता छोड़कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। यूपी सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से एक फैसला लिया। इसके तहत इनको टीका लगवाने वाले दिन तो छुट्टी मिलेगी, साथ ही उसके अगले दिन भी उनकी छुट्टी रहेगी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा। इसमें आयोग ने एक ऐप के जरिए मुस्लिम समुदाय की कई महिलाओं की कीमत लगाए जाने के मामलों पर जवाब मांगा। मुंबई पुलिस ने लूट के कई मामलों में शामिल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी नए साल के मौके पर भी शराब की दुकानों में लूट के इरादे से अपने घरों से निकले थे। यूपी के बाराबंकी में एक इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो वर्दी में बीजेपी सांसद लल्लू सिंह के पैर छूते नजर आए। कहा जा रहा है कि इसी वीडियो के बाद इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में सुरक्षा बल ने पाकिस्तान सीमा के पास एक घुसपैठिए को मार गिराया। आगरा में ताजमहल समेत दूसरे स्मारकों के लिए पर्यटकों को ऑनलाइन ही टिकट मिलेगा, क्योंकि कोरोना संकट की वजह से वहां टिकट काउंटरों को फिलहाल बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे में वो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वो वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। मुंबई में ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से पहली से 8वीं क्लास के लिए स्कूल 31 जनवरी तक बंद कर दिए गए। 4 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेगी। मुंबई में कोरोना की दहशत की वजह से रेलवे स्टेशनों पर जारी वैक्सीनेशन की मुहिम में तेजी आ गई, जिसकी कुछ तस्वीरें वहां के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन से भी सामने आई, जहां बने काउंटर पर पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या दुगनी तक हो गई। पहले 60-70 लोग ही वैक्सीन लगवाते थे पूरे दिन में, लेकिन आज करीब 60 प्लस जो दोपहर तक का आंकड़ा वो पार हो चुका है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दावा किया न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात।
भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात, अरे भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार, अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल, अरे भैया जी कहीं मैं आपका